हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई मल्टीवर्स। आज हम सीखने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है वो हम समझ लेते हैं, कैसे आता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है सारी सब जगह। और मान लेते हैं कि ये टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रही है। तो मान लेते हैं कि ये डी वी बाई डी टी जो है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा मान लिया कि बढ़ रहा है टाइम के साथ। और क्या कर लिया हमने, एक जो लूप है सर्कुलर लूप सिंगल टर्न का, वो हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया। ठीक है, एक सर्कुलर लूप यहाँ पे हमने रख दिया। तो अभी क्या होगा, अभी अगर हम लेंस लॉ के हिसाब से देखें, इधर भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हमने डिक्रीजिंग भी रख सकते थे, उस केस में अलग हो जाता, समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमने एक लूप रखा, एक टर्न का, ऐसे वायर मेटल का वायर का जो भी हो लूप रख दिया। ठीक है हमने। तो अगर क्या होगा कि अगर हम इस सर्कुलर रीजन के अंदर देखिए, ये रीजन के अगर हम देखते हैं इस लूप के अंदर के रीजन को, कि तो क्या हो रहा है कि जो फील्ड है अंदर की जो फील्ड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। अभी एरिया ऑफ द लूप, लूप का एरिया तो कांस्टेंट है, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग विथ टाइम। अच्छा, अभी क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विथ टाइम हो रही है, तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला सब देख सकते हैं। फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे आप देखेंगे कि लूप के अंदर का जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे लूप के अंदर का फ्लक्स बढ़ रहा होगा। और अगर हम लेंस लॉ के हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा कि द करंट विल फ्लो सच दैट इट अपोजिट्स द चेंज इन फ्लक्स। या तो ऐसे नहीं लिखे, या तो ऐसे भी लिखे, द ई एम एफ, द ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड, विल बी इंड्यूस्ड यहाँ पे लिख देता हूँ, द ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड सच दैट, एक मिनट, ई एम एफ विल बी जगह थी, ई एम एफ विल बी इंड्यूस्ड सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। ये किसने बोला है, लेंस लॉ। ठीक है, द ईएमएफ ऐसे ही ईएमएफ इंड्यूस होगा कि वो लेंस लॉ को, सॉरी, कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज क्या है, फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए कि वो क्या होगा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। तो शायद, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जो ईएमएफ होगा कैसा, द इंड्यूस ईएमएफ कैसे आया होगा, लूप में फिर से बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम, ऐसे आया होगा। ठीक है, ऐसे आया होगा। ठीक है, तो ऐसे है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और अब मैंने बोला था द ईएमएफ विल बी इंड्यूस, या तो करंट विल फ्लो सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो सबसे पहले लिखा था करंट विल फ्लो सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स इसके अंदर इंक्रीजिंग विथ टाइम हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है इसके अंदर का फ्लक्स। तो जो करंट होगा वो ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्यों आएगा करंट, क्योंकि अगर हम राइट हैंड थंब रूल से देखें, अगर हम कर्ल कर अपने फिंगर्स, तो अपना अंगूठा जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है स्क्रीन के। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा करंट, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, वो अपने चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। ठीक है, अगर हमने ऐसा करंट फ्लो करा दिया होता, ऐसा करंट फ्लो करा दिया होता, तो राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं तो हमारा थंब जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में आता है, और वो अभी फ्लक्स को सपोर्ट कर देता है, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज और उसको और बढ़ा देता है। ऐसा तो हमको चाहिए नहीं, ऐसा हमको चाहिए कि उसको अपोज करे। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तभी हम उसको चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि करंट आता कहाँ से, क्योंकि लेंस लॉ के हिसाब से आता है कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप लगते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसके सब फ्लक्स को अपोज करने के लिए करंट फ्लो होता है। अभी करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट आया कहाँ से, तो करंट आया इसलिए क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटी बैटरी बन रही होगी। ठीक है, करंट आने के लिए भी क्या होगा, बैटरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये लूप जो है हमारा, उसमें छोटी छोटी, हर एक छोटे छोटे डी एक्स एलिमेंट में एक बैटरी इंड्यूस हो रही होगी। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, और हम, और आप देख सकते हैं कि सारी जो ये ईएमएफ की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करिए, ताकि करंट ऐसा आ जाए। ठीक है, करंट हमने जो ऊपर देखा था वैसा ही करंट आएगा, और हर एक छोटे एलिमेंट की हर एक अलग अलग ईएमएफ बनेगा। ठीक है, समझ गए। और अगर हम इन सभी ईएमएफ का अगर हम सम करेंगे,
छोटे छोटे ईएमएफ का सम करेंगे, छोटे छोटे ईएमएफ का सम करेंगे तो क्या आएगा, इसको बोलेंगे हम लूप ईएमएफ। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्तों, लूप ईएमएफ। ये क्यों आया, क्योंकि हमें चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना था, इसलिए ये लूप ईएमएफ आया। ठीक है, तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट देखें, इसको इक्विवेलेंट देखना है आपको कि अगर छोटे छोटे ना लिख के अगर हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा पूरा एक सिंगल भी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक बैटरी बना सकते हैं हम ऐसी, जो ऐसी हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लूप ईएमएफ, की पूरी जो लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा वो ऐसा हुआ होगा, ताकि जो करंट जो आप निकल सके वो ऐसे निकल सके, ऐसे। ठीक है, बैटरी ऐसी है तो करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा होगा, और वो भी हमारा जस्टिफाई होगा कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बैटरी भी ऐसी होनी चाहिए ताकि वो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा सके, और वो जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो अभी तक की तो कहानी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, लूप ईएमएफ की कहानी क्लियर हो गई अभी। अच्छा, अभी लूप ईएमएफ ऐसे है, तो अभी हमने पढ़ा क्या था, हमने तो टॉपिक का नाम भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ जाएगी, वो भी चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी। ठीक है, समझ रहे आप लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी आ जाएगी, ऐसी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी कुछ आ जाएगी, ऐसी। ठीक है, अभी आप चौंक जाओगे, अभी अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा होगा तब देखो बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप बना नहीं सकता, क्योंकि उसमें वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। पर इसमें ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो हम एक बार देख लेते हैं। क्या होती है उसके अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो होती है हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, ऑलवेज। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड लूप बनाती है, ऑलवेज। ठीक है, टू अपोज चेंज इन फ्लक्स, सबकी बेसिस तो सेम ही है सबका, कि सब फ्लक्स को अपोज करना चाहेंगे, तो सब क्लोज लूप बनाएंगे। करंट भी क्लोज लूप में फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे इंड्यूस होगी ताकि वो करंट के फ्लक्स के चेंज को अपोज कर सके। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगी, नॉट कंजर्वेटिव, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं लूप में घूमे ऐसे, अगर हम राउंड घूम जाए इसमें, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे हम राउंड घूम जाते हैं, ऐसे हम पूरा ऐसे राउंड ऐसे घूम गए। ठीक है, ऐसे राउंड घूम गए तो क्या होगा कि राउंड ट्रिप का वर्क डन कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और कंजर्वेटिव फील्ड में तो राउंड ट्रिप का वर्क डन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटीग्रल E.dl पूरे सर्कल में घूमेंगे क्लोज लूप में, तो इसका ये ज़ीरो नहीं आएगा इस केस में। बाकी सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें ज़ीरो आएगा, पर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ कहानी पलट जाती है। ठीक है, तो अभी हमको समझ में आ गया कि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसी क्यों होती है, क्योंकि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना चाहती है, और करंट भी ऐसा होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और अगर ऐसा हो रहा होगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और अगर वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, तो क्या होगा कि अभी हमारा जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज फ्लो करने लगेगा, क्योंकि अगर हम राइट हैंड थंब रूल से लिखे तो हमारा थंब अंदर आ रहा है, यानी कि अभी वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, अभी फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा, इसलिए ऐसा करंट आएगा, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही होगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन, करंट और फील्ड की डायरेक्शन सेम ही होगी। ठीक है, अभी ये हमको समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहाँ से, लेंथ लॉ की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसमें हम पढ़ते हैं कि टाइम वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अभी हम कैलकुलेशन टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, हमने थियरी पढ़ ली, अभी हम आ जाते हैं कैलकुलेशंस पे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला केस लेते हैं कि अगर हमारे पास एक गोला हो। ठीक है, अगर हमारे पास एक लूप हो और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ऐसा। ठीक है, और उसकी रेडियस जो है, उसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर है। ठीक है, उसकी रेडियस क्या है दोस्तों, स्मॉल आर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है dB/dt वो इंक्रीजिंग विथ टाइम है। क्या है दोस्तों, इंक्रीजिंग विथ टाइम है। अच्छा, तो अगर इंक्रीजिंग विथ टाइम है तो अभी हमने बोला कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि हर पॉइंट पे ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना चाहेगा। तो हम सबसे पहला केस ले लेते हैं कि अगर इसको कैपिटल मान लेते हैं, इसको
आर ही मानते हैं। और अगर देते हैं कि अगर हमारा जो डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो अगर लूप की रेडियस से कम हो, ठीक है, सेंटर से अगर हम जाएँ तो इधर कहीं पे अगर निकालना चाहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इधर, तो वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि लूप के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हम इसको निकालना है तो क्या करेंगे, इधर एक छोटा गोला बना लेंगे, ठीक है, ऐसा बना लिया। और हम जानते हैं कि इधर ये गोले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी, वो सेम होगी, ठीक है। पूरे जो सरफेस है उसमें सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई डैश होगी और वो क्लोज लूप में फॉर्म हो रही होगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या करना चाहेगा, फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाहेगा, ठीक है। तो उसकी भी डायरेक्शन सेम होगी और मैग्नीट्यूड हर जगह सेम ही होगा क्योंकि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो अच्छा, तो अभी हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है लेंस लॉ के हिसाब से, कितना होता है -d∅/dt, या तो फैराडे लॉ जो बोलना आपको बोल सकते हैं, क्या होता है -d∅/dt। और यही क्या हो जाएगा, इंटीग्रल E'.dl वेक्टर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो dl वेक्टर और E वेक्टर है वो एग्जैक्टली पैरेलल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि E dl cos 0 डिग्री। अभी 0 डिग्री क्यों लिखा, कि हम जानते हैं, क्योंकि अगर सर्कल में घूमेंगे तो इधर इस पॉइंट पे dl वेक्टर ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि dl वेक्टर ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि हम जो करंट के डायरेक्शन है वो भी ऐसा ही फ्लो हो रहा है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम होगा क्योंकि वो चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना चाहेंगे, ठीक है। तो भी ऐसे होगा, तो करंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा dl वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो dl वेक्टर का डायरेक्शन भी क्या होगा, जो मैं दिखाया है वही होगा, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बोला कि इधर भी जो dl वेक्टर है वो भी ऐसे होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे dl वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे, तो वो सब जगह क्या होगा, एग्जैक्टली पैरेलल होगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा दोस्तों, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस कितना हो जाएगा, E dl 0, यानी कि, और जब सब जगह हमारी ई डैश क्या है दोस्तों, सब जगह हमारी ई डैश सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, E' इंटीग्रल dl, और क्या लिख सकते हैं, 0 से 2πx लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूरे लूप में घूम रही है, हम पूरे लूप का इंटीग्रल E.dl चाहिए, ठीक है। और ई डैश तो कांस्टेंट है तो हमको उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू -d∅/dt, ठीक है। तो ये तो चीज़ आ गई, E इंटू 2πx इज इक्वल टू -d∅/dt। और यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहा क्योंकि क्या हो जाएगा, वैल्यू हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ वैल्यू निकाले, तो माइनस में इसको इग्नोर कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो d∅ क्या होता है, फाई होता है b इंटू ए, ठीक है, b इंटू ए होता है, और या तो b वेक्टर डॉट ए वेक्टर बोल लीजिए। पर इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होगा, b वेक्टर और ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ बी ए लिख रहा हूँ, बी ए। तो d∅/dt जो है वो कितना हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है पर फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए, ठीक है, इसलिए उसमें dB/dt करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू dB/dt, और एक मिनट, ये कितना आ जाएगा, इंटू dB/dt। हमको एरिया पता है, एरिया कितना हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। पूरे लूप का एरिया कितना हो जाएगा, πr², ठीक है, क्योंकि पूरे लूप में इतना EMF इंड्यूस हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, अभी इधर से ई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, सॉरी मैंने गलती कर दी, हम πx² लेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने से x जितने रीजन में कितना EMF इंड्यूस हुआ होगा, πx² इंटू dB/dt, क्योंकि उसका छोटे से रीजन का एरिया भी x² है, ठीक है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, इधर से ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x/2 dB/dt, ई डैश की वैल्यू, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल अप्रोच है, इसमें हमने सिर्फ क्या किया, EMF इंड्यूस हमको पता है क्या होता है, d∅/dt, जो कि हमको फैराडे लॉ से पता है,
ठीक है। और इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एल, पूरे क्लोज लूप में घूमेंगे और 0 से 2 पैक्स से इंटीग्रेट करेंगे और ई डैश तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, और हम जो एरिया लेंगे वो सिर्फ इतने से एक्स वाले रेडियस का लेंगे। मैंने पीछे गलती कर दी थी, वो बाय मिस्टेक लिख दिया था, ठीक है, क्योंकि हम इतने से पार्ट में ये एक्स वाले पार्ट का हम निकाल रहे हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस ईएमएफ भी उतने पार्ट का ही होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने पाई एक्स स्क्वायर लिखा एरिया, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमने कैसे निकाला ये चीज़, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर जो एक्स हो, सेकेंड केस, वो ये फर्स्ट केस लिया था, अभी हम बात करें कि अगर सेकेंड केस अगर कि वो बाहर ही चला जाए, हमारा डिस्टेंस हमको जहाँ पे निकालना है वो हमारे जो लूप का रेडियस है उससे ज़्यादा हो जाए, एक्स ग्रेटर देन आर हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और ये हमारा लूप है ऐसा, ठीक है, हमारा लूप है। तभी क्या होगा, अभी इसकी रेडियस आर है और हमको निकालना है एक्स डिस्टेंस, ये हमारा, ठीक है, एक्स डिस्टेंस ये है, एक्स डिस्टेंस उसके बाहर। तो हम इधर भी एक सर्कल बना लेंगे ऐसा, ठीक है। और इधर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। ई डैश सर्कुलर लूप में होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्योंकि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करना चाहेगी, ठीक। अच्छा, तो अभी हम क्या लिखेंगे, सेम मेथड कि इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, कुछ माइनस साइन हम मैग्नीट्यूड निकाले इसलिए इग्नोर कर देते हैं, और कितना हो जाएगा एरिया इंटू डी बी बाई डी टी। अभी इस बार हम एरिया किसका लेंगे, अभी इस एरिया हम पाई एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो सिर्फ ये सर्कल तक ही सीमित है, क्योंकि उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, आगे तो करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या, क्योंकि आगे कुछ रखा ही नहीं है, आगे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इधर तक इसमें इस लूप में ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, इधर एक्स डिस्टेंस पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा वहाँ पे कुछ रखा ही नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, लूप वूप कुछ नहीं है वहाँ पे। तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर से हो जाएगा ई डैश इंटू हो जाएगा ये 2 पाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले भी एक किया था, ठीक है, समझे आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा इस बार, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लूप में ही ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इधर से ई डैश की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, आर स्क्वायर बाई 2x डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो डी बी का जो फंक्शन दिया उसको डिफ्रेंशिएट करके हम ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर जो है वो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, जब एक्स का है आर से छोटा है, और इधर आप देख सकते हैं कि जो x है वो, सॉरी, जब x से r से बड़ा है तो e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं विथ डिस्टेंस, तो क्या हो रहा होगा, r तक, जब लूप की रेडियस तक तो e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा, ठीक है। और उसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। ये है ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस कर ली कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, वो मैं स्टार्टिंग बता दिया कि लेंस लॉ की वजह से आता है। करंट इंड्यूस होता है तो छोटे छोटे बैटरी बनती है, तो लूप ईएमएफ बोलते हैं उसको, ठीक है। और लूप ईएमएफ कैसे निकालते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो सिंपल बेसिक तरीके से निकालते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी। और अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है कि कैसे बनने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐसे निकालते हैं। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो खास याद रखना कि क्लोज लूप हमेशा होता है तो अपोज द चेंज इन फ्लक्स, और इधर मैं चेंज लिखना भूल गया पर आप समझ सकते हैं। और कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं होती यहाँ पे, अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे। और यहाँ पे हमने कैलकुलेशंस की कि अगर एक्स लेस देन आर होगा तो कैसे होगा, वो काफ़ी सिंपल है, और एक्स ग्रेटर देन आर होगा तो कैसे होगा। देख सकते हैं कि लेस देन आर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, और ग्रेटर देन आर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इधर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी जैसे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि
जैसे जैसे दूर जाएंगे लूप से तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस बनाए, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए तो कैसी दिखेगी, एक बार दिखा देता हूँ। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, पर बच्चों को विजुअलाइजेशन में हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी। तो अब मैं लूप बना देता हूँ, एक लूप है, और अभी मैं बी का एक ही क्रॉस दिखाता हूँ कि बी अंदर है, यूनिफॉर्म है, ठीक है, बी, ये बी है, ठीक है। और इंक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद, जो भी इंक्रीजिंग विद टाइम मान लेते हैं, डी बी बाई डी टी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अभी ये लूप है मान लीजिए, तो उसमें इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगा, हो रहा होगा, जैसे हम आगे जाएंगे एक्स बढ़ेगा, इधर ये रेडियस आर है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो उसकी फील्ड लाइन्स की डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी नज़दीक हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाले की ज़्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जितने लाइन्स करीब होगी उतने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इधर मान लेते हैं ऐसी है, तो और करीब आती जाएगी लाइन्स इधर, ठीक है। लाइन्स यहाँ पे दिख रहा नहीं, पता है, आप दिख नहीं रहा, पता है, आई डोंट नो, पर यहाँ पे मान लो ऐसी होगी, एक मिनट, यहाँ पे ऐसा है, तो ऐसी है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा होगा कि मतलब नज़दीक नज़दीक आ रही होगी फील्ड लाइन्स, ठीक है। इधर दिख नहीं रहा, पर इधर फील्ड लाइन्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी। और अगर जैसे हम बाहर चले जाएंगे तो क्या हो रहा होगा, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो और दूर चली जाएगी, ठीक है। फिर हम और दूर जाएंगे तो उससे और दूर दूर जा रही होगी, ठीक है, समझे आप लोग। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा कि और दूर जा रहा होगा। अंदर हम देखेंगे, अंदर बहुत ही इंक्रीजिंग विथ एक्स हो रहा होगा, ठीक है। अंदर कंटिन्यूसली लाइन डेंसिटी कम हो रही होगी, ठीक है, और बाहर लाइन डेंसिटी धीमे धीमे ज़्यादा हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो होगी। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, और बाद में और इलस्ट्रेशन आएंगे, चिंता मत कीजिए, और अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन आएंगे। तो एकदम बेसिक सवाल कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक रिंग है जिसका मास m है और चार्ज q है, और वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और क्या बोला गया है कि पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, ऐसा बोला गया है कि पहले नो मैग्नेटिक फील्ड, नो बी लिख देता हूँ, नो बी प्रेजेंट इनिशियली, ठीक है। पहले कुछ भी नहीं था, पहले ऐसी रिंग हमने रखी थी मास m और चार्ज q की। अब क्या हो रहा है कि देन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाज स्विच्ड ऑन, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन, ये अंदर की तरफ परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, मैं दिखा रखा है क्रॉस से, यानी कि अंदर की तरफ हो, और ऐसे इंक्रीज हो रही है जैसे कि डी वी बाई डी टी जो है, या छोड़ो उसको ऐसे लिख देते हैं, बी इज इक्वल टू के टी, यानी कि टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रही है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे बी की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो हमको बताना है फाइंड ओमेगा ऑफ द रिंग एज अ फंक्शन ऑफ के, ठीक है। तो ये हमको बताना है कि अगर हमने पहले क्या था कि पहले कुछ भी नहीं था, पहले मास m और चार्ज q की यहाँ पे रिंग रखी हुई थी, और बाद में क्या हो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अचानक से स्विच ऑन कर दी, और वो ऐसे स्विच ऑन की कि वो टाइम के साथ लीनियरली बढ़ रही है। तो हमको बताना है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो हम ओमेगा का फंक्शन क्या होगा, ओमेगा का फंक्शन क्या होगा इन विथ रिस्पेक्ट टू के, ठीक है। तो अभी हम सबको पता है कि इसकी रेडियस मैं भूल गया, आप इसकी रेडियस r मान सकते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस हम मान सकते हैं r, ठीक है। तो हमें सबको पता है कि जब कोई भी फॉर्मूला सब कर लीजिए कि जब x लेस देन इक्वल टू r होता है, या तो x इक्वल टू r होता है, तो हम क्या लगा सकते हैं डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो क्या होता है r/2 dB/dt, ठीक है, x/2 dB/dt होता है, और x को r पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा। और या तो ये भी फॉर्मूला लगा लेंगे बार वाला कि r² by 2x dB/dt,
ठीक है, और इसमें भी x इक्वल टू आर पुट कर लेंगे तो दोनों में आंसर तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, समझे आप लोग। तो अब बाहर वाला फॉर्मूला गया, अंदर वाला फॉर्मूला गया जो मैंने इधर बोला था, दोनों में आंसर जो है एग्जैक्टली सेम आने वाला है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2 कैपिटल R/2 dB/dt। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, अंदर बढ़ रही है तो ऐसी कुछ फील्ड होगी यहाँ पे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी। ठीक है, अच्छा तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पे रिंग का एक चार्ज है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग बोला कि मास एम और चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे अगर छोटा सा चार्ज दिखे, डी क्यू चार्ज दिखे, तो इस पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे डी एफ। ठीक, थोड़ा अलग कर से दिखा देता हूँ, 1 मिनट, इधर नहीं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, इधर बहुत फिर हो जाएगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा क्वेश्चन को साइड में ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे ले लेते हैं ताकि आपको एक जैसा ना दिखे, थोड़ा अंतर दिखे। ठीक है, ऐसा। और मान लेते हैं कि हम इधर दूसरी रिंग बना लेता हूँ मैं ऐसी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंड्यूस हो जाएगी, ऐसे ऐसे, जो कि हम पीछे पढ़ा ही है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा चार्ज भी देखे डी क्यू में, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो ऐसे लग जाएगा डी एफ। ठीक है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। और इधर मान लो चार्ज होगा डी क्यू, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो उधर भी उसका फोर्स लगेगा ऐसे ही, डी एफ फोर्स लगेगा। ठीक है, और इधर डी क्यू हम मान लेते हैं, तो उसका भी जो फोर्स लग रहा है वो इधर भी ऐसे ही लगेगा डी एफ। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, डी एफ डी एफ डी एफ। ठीक है, तो ये ऐसा हम पता है कि अगर कोई भी पार्टिकल पे ऐसा फोर्स लगता है तो उसके सेंटर के अबाउट टॉर्क आ जाता है। ठीक है, थोड़ा भी अपने रोटेशनल मोशन पढ़ा हो तो टॉर्क आ जाता है। तो यहाँ पे सारा फोर्स जो है वो रिंग पे। ठीक है, यहाँ अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा, अंदर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो सारा फोर्स क्या है, ऐसे रिंग पे है। और सारा फोर्स ऐसे रिंग पे हो तो टॉर्क डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि सबसे पहले डी एफ कितना हो जाएगा, डी क्यू इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, और इधर मान लो इधर डी एफ लग रहा है और इधर से डिस्टेंस तो सबसे सारे डी एफ का, इधर डी एफ लग रहा है, इधर डी एफ लग रहा है, सेंटर से सबका डिस्टेंस सेम है। ठीक है, क्योंकि वो रिंग पे ही लग रहा है तो सेंटर से डिस्टेंस सबका सेम ही होगा डी एफ का। ठीक है, और इसकी रेडियस आर है, तो डी टाउ टॉर्क कितना हो जाएगा, डी एफ इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी एफ इतना हो गया, डी टाउ कितना हो गया, डी एफ इंटू आर। और डी एफ का फंक्शन पुट करके तो क्या हो जाएगा, ई आर इंटू डी क्यू। ठीक है, ई आर इंटू डी क्यू हो जाएगा। और ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू यहाँ पे निकालिए r/2 dB/dt। ठीक है, तो डी टाउ कितना हो जाएगा, r/2 dB/dt। और यहाँ पे r प्रेजेंट था और यहाँ पे डी क्यू प्रेजेंट था, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, r² लिख कर देता हूँ। ठीक है, r², इधर हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो dB/dt जो है इधर कितना आ जाएगा, इधर से dB/dt आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डीटा हो जाएगा r²/2 k/dq। और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, कितना आ जाएगा, टॉर्क कितना आ जाएगा, r²/2 kq। ठीक है, ये टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को हम लिख सकते हैं दोस्तों आई अल्फ़ा लिख सकते हैं, आई अल्फ़ा लिख सकते हैं। और आई कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना हो जाता है, mr² हो जाता है सेंटर के अबाउट। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, इधर r² और r² कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा जो हमारा आ रहा है कितना आ जाएगा, kq/2m, जो कि ये कांस्टेंट अल्फ़ा आ रहा है। और जब भी अल्फ़ा कांस्टेंट आ रहा हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट आ रहा हो ना आ रहा हो हम इसको लिख सकते हैं d⍵/dt। ठीक है, और dt क्वेश्चन में भेज देता हूँ, तो ऐसा हो जाएगा। और एक पूरा कांस्टेंट है तो ऐसे हो जाएगा, अगर कुछ टी का टर्म होता तो इसके अंदर भी इंटीग्रेट कर लेते, कुछ खास नहीं है। तो ये इंटीग्रेट कर लेंगे 0 से ओमेगा, कुछ पहले कुछ नहीं था, और 0 से टी, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, kq/2m इंटू टी। तो ये दोस्तों हमारा ओमेगा का फंक्शन आ जाएगा, kq/2m इंटू टी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमने ओमेगा अच्छी तरह से निकाल लिया है।
सिंपल था ये क्वेश्चन, इतना कुछ हार्ड नहीं था, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी और रिंग पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क आ जाता, फोर्स आ जाता, फोर्स की वजह से टॉर्क आ जाता, टॉर्क की वजह से क्या आ जाता, अल्फा आ जाता, और अल्फा की वजह से क्या आ जाता है, ओमेगा आ जाता है।